Okay, everyone. मेरा प्लान था फंक्शंस को अगला टॉपिक खत्म करने का, बट क्या करेंगे, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था, कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, वो टॉपिक आज खत्म करते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस। लेकिन उसका जो अगला टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस, वो अभी नहीं कराता हूँ मैं। द रीजन इज कि मैं कल से छुट्टी पे हूँ, आई एम गोइंग ऑन लीव, सो आई विल बी बैक आफ्टर न्यू ईयर। तो न्यू ईयर पे हम मिलेंगे एंड वो टॉपिक फिर हम बाद में ही करते हैं एक साथ, क्योंकि वहाँ पे दो टॉपिक एक साथ खत्म करेंगे एंड विल बी डन विद फंक्शन। सो दैट विल टेक मैक्सिमम 2 days, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में इतने अच्छे हो गए ऑलरेडी, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे उसके बाद। ठीक है, फंक्शंस खत्म करते ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते ही बताओ 12th का सबसे पॉपुलर टॉपिक कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी में ही हमारा कैलकुलस शुरू हो जाएगा। अच्छी बात यह कि बिकॉज जनवरी में हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, सो उसके बाद हमें प्रैक्टिस का बहुत टाइम मिलेगा। कैलकुलस ओनली डिमांड्स प्रैक्टिस। कैलकुलस में कुछ बड़ा नहीं है, एज इन दे आर ऑल फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला समझो, करते रहो। ऐसे कुछ जैसे आपने पीएनसी में देखा ना कि सिचुएशन समझो, कहाँ पे बॉल है, कहाँ दे रहे हो, ये सब कुछ नाटक नहीं है कैलकुलस में। ये फॉर्मूला है, ऐसे सॉल्व करो, ये टेक्निक है, ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, तो कैलकुलस में अच्छी तरह टाइम स्पेंड करके एक्सपर्ट बन जाओगे। कैलकुलस आई एम नॉट वरीड बिकॉज इट्स कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, द ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज उसके पहले का बेस। एक तो फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह आना चाहिए, तभी उसका इनवर्स सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो आपको नेक्स्ट हफ्ते का टाइम मिलेगा ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कीजिए। रिवीजन का कम से कम जस्ट गो थ्रू पीडीएफ एंड देयर क्वेश्चंस। पीडीएफ पढ़ लीजिए। पीडीएफ आप जब मोबाइल पे टाइम पास करते हो ना, तो ड्राइव का एक्सेस होगा, बस पीडीएफ खोल लो, उसमें वो काला वाला पीडीएफ स्क्रॉल करते हुए एवरीडे 20 पेजेस कर लो, या फिर मूड है तो एक दिन में खत्म कर दो, जैसा मन कहता है। बट गो थ्रू दैट ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज इनवर्स समझने के लिए, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं इनवर्स का, कि अगर आपको यही नहीं पता sin 60 क्या होता है। ठीक है, sin 60 क्या होता है वैसे, √3/2। इनवर्स मतलब क्या, ये जो सिर्फ साइन है ना, उसको उठा के मैं आरएचएस में ले जाऊंगा, दैट इज इनवर्स। मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। दिस इज इनवर्स, ये फंडामेंटल है। तो उसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना, sin 60 √3/2 है, तभी आप उसका इनवर्स समझोगे। यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे फॉर्मूलाज आपको याद करना। ठीक है, याद है वो सारे फॉर्मूलाज, एडिशन, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, वो गंदे गंदे फॉर्मूलाज सब एक बार माइंड में होना चाहिए कि ये दिखता है ऐसे। अगर आप रट के एकदम टॉप नॉच कर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, आइडियली वही होना चाहिए। ठीक है, बट वो सब याद रखिए, सो दैट इनवर्स में करते हैं तो उस पर टाइम ना स्पेंड करें, जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक बार फंक्शन खत्म होगा वी विल स्टार्ट विद इनवर्स। ठीक है, सो मेरा ये भाषण देने का इंटेंट यही था कि आप नेक्स्ट 1 वीक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में टाइम स्पेंड करके कीजिए। ठीक है, फंक्शंस जो हम क्लास में कर रहे हैं, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट फंक्शंस के क्वेश्चन, फंक्शन सीख के ना आप बाकी क्वेश्चंस में फंक्शंस यूज होते हैं कि फंक्शंस रीड कैसे करना है, उसमें डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई थिंक वो हमारा मोरलेस हो गया। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट अभी स्पेंड कीजिए टाइम ट्रिग्नोमेट्री में आफ्टर दिस वन फंक्शन इज। ठीक है, सो आते ही हम फंक्शन 1-2 क्लास में खत्म करेंगे, विल स्टार्ट विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड वो आराम से करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉम्पोजिट फंक्शन।
आप लोगों ने कभी भी पढ़ा है कॉम्पोजिट फंक्शन? मतलब मैंने तो शायद क्लास में पढ़ा है क्या कभी किसी और चैप्टर में? नहीं पढ़ा है, राइट? कहीं पे स्कूल में या कहीं आपने देखा है कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? नो आइडिया, राइट? ओके फाइन। सो कॉम्पोजिट फंक्शन, आई स्टार्ट विद एग्जांपल। मेरे पास एक फंक्शन है fx, मान लीजिए x² + 2, ठीक है? इसमें अंडरस्टैंडिंग की डिफिकल्टी है, x² + 2 क्यों है फंक्शन। एक और फंक्शन है gx, मान लीजिए ये है sin x, ठीक है? कॉम्पोजिट मतलब इन दोनों को एक साथ कर दो, ठीक है? यहाँ पे f ऑफ x क्या है? x² + 2, मतलब यहाँ पे जो x वैल्यू है वो यहाँ पे है। अगर इसको x की जगह मैं कर देता हूँ f ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा? y² + 2। ये समझ आ रहा है क्यों ना? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट में x बैठा है ना, वो वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है कि हम कौन से वेरिएबल के यूज करके इस एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं। ये x वो वेरिएबल डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे x डालो। यहाँ पे मैंने y कर दिया तो यहाँ y आ गया। z करूंगा तो क्या यहाँ पे मैं f ऑफ sin x लिख सकता हूँ? f ऑफ sin x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू एग्री? क्या मैं यहाँ पे f ऑफ, अब मैं sin x नहीं लिखता हूँ, sin x की जगह जो उसका फंक्शनल नेम है, जो फंक्शनल नेम है बस वो लिख देता हूँ gx, तो भी यही रहेगा ना sin² x/2, क्योंकि sin x को gx से रिप्रेजेंट करा ना, gx ही sin x को रिप्रेजेंट करा, तो ऐसे लिखा मैंने। डू यू एग्री? अब ये जो f ऑफ gx लिखा है मैंने, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FOG भी लिख सकते हैं। f ऑफ gx जो लिखा है इसको हम FOG भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। यही है, यही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। f ऑफ x मतलब x² + 2। इस x को मैं चेंज करके कोई भी वेरिएबल डाल सकता हूँ, वही वेरिएबल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जैसे x को मैंने y से रिप्लेस किया तो y² + 2, इसको मैंने sin x से रिप्लेस किया तो ये sin² x + 2। अब sin x को मैंने एक दूसरे फंक्शनल नेम से रिप्रेजेंट किया था gx, तो sin x को मैंने gx से लिख दिया, तो f ऑफ gx अभी भी sin² x + 2 ही है। ये समझ रहे ना, ये चेंज क्यों नहीं हुआ RHS में, LHS में क्यों चेंज हुआ? जस्ट इसका जो फंक्शनल नेम है वो डाल दिया मैंने, और इसका शॉर्टकट तरीका होता है FOG लिखना। समझ आया? FOG कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, अगर FOG ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो GOF कोई बता सकता है क्या होगा? सोच के, स्पेंड योर टाइम, बताइए क्या होगा? साइन ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? x² + 2। ये आंसर होगा। कैसे आंसर आया? पहले g ऑफ को आप नॉर्मल फॉर्म में लिखे, जो हम ह्यूमंस को समझ है, g ऑफ fx, ऐसे लिख सकता हूं। अब fx की क्या वैल्यू है मुझे पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं g ऑफ x² + 2। fx की वैल्यू डाल दी, उल्टा चल रहा हूं अब मैं, ठीक है? fx की वैल्यू है x² + 2, मुझे पता है g ऑफ x इज sin x, तो x को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया? x² + 2 से। मतलब यहां पे जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? x² + 2 से। समझ आया GOF कैसे निकालते? किसको डाउट है इसमें? ओके, अब इसको फॉर्मली क्या कहते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस डिनोटेड, ये जो हमने अभी पढ़ा वही है। इफ fx = sin x, अरे ये देखो सिमिलर एग्जांपल है, gx = x², तो f ऑफ gx क्या होगा बताइए? f ऑफ gx क्या होगा? FOG मतलब f ऑफ gx, gx की जगह क्या लिख दूंगा मैं? f ऑफ gx का है मेरा x², ठीक है? अब fx में x की जगह x है तो यहाँ sin x है, x² हो गया तो sin x², ठीक है? और GOF क्या होगा? g ऑफ fx, g ऑफ fx मतलब fx की जगह मैं क्या लिख दूंगा? sin x, ठीक है? g ऑफ sin x, gx का क्या डेफिनेशन है? g ऑफ x इज x², x की जगह मैं डाल दूंगा sin x, तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर,
ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो इस पे कंफ्यूज मत कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंट होता है। ये साइन एक्स का स्क्वायर है, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये एक सिंगल वैल्यू का साइन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक एंगल होगा, उसका साइन वैल्यू ले रहे हैं। समझ आया? दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कॉम्पोजिशन। Okay, let fx is equal to x square, gx is equal to 2 to the power x. Then the solution set of f of g और g of fx आपस में बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो, और x की सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, एक सेट आएगा, एक रेंज आएगा, इंटरवल आएगा, या हो सकता है कुछ एक आध वैल्यूज भी है, जैसे 0 है या 0.2 है, जो भी। क्वेश्चन समझ रहे हो आप क्या है? आपको पहले f ऑफ g कैलकुलेट करना है, g ऑफ f कैलकुलेट करना है, इक्वेट करना है और आंसर बताना है। करके देखिए। एक मिनट, आई हैव टू चेक। हुआ? यप। पहले f ऑफ जी एक्स निकालते। f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 2 टू द पावर x। f ऑफ 2 टू द पावर x क्या होगा? x की जगह 2 टू द पावर x लिखा और उसका होल स्क्वायर कर दिया यहां पे, ये वाला। ये समझ आया सबको? ओके, अब g ऑफ fx निकालते हैं। g ऑफ fx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x स्क्वायर। अब g का डेफिनेशन है 2 टू द पावर x, तो 2 तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है। x की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। यहां तक समझ आया? ओके, अब दोनों इक्वल है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हाँ, ये होगा 2 टू द पावर 2x, ये मल्टीप्लाई होता है x टू दी नहीं a टू दी पावर x होल y इज इक्वल टू a टू दी पावर xy। ये बेसिक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x स्क्वायर। जब बेस सेम है और पूरे टर्म्स का आंसर इक्वल है तो इनके पावर्स भी इक्वल होंगे। 2x इक्वल टू x स्क्वायर। अब x कैंसिल मत कर देना प्लीज, ठीक है? कभी भी वेरिएबल हो तो आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, कांस्टेंट है तो ही कैंसिल कर सकते हैं। इसको RHS में ले जाइए और ऐसे लिखिए x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इट शोज आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। ये 0 हुआ तो आंसर 0 है, ये 0 हुआ तो आंसर 2 है। ठीक है, सो यू गेट दिस आंसर। बेसिक था, एकदम सिंपल था। ओके,
अब ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, 0 इफ एक्स इज 0, 1 इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। अभी इतना ही देखिए, आगे का मत पढ़िए। ये फंक्शन दिख रहा है आपको, -1 इज इफ एक्स इज लेस देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन देखा हुआ है पहले कहीं पे? हमने जब स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ा था, याद है आप लोगों को? उसमें ये फंक्शन पढ़ा था हमने, इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, x की इसमें 3 ही आंसर आ सकते हैं, या -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। देयर आर ओनली 3 आंसर्स। वैसे बाय द वे अगर आपको पता भी नहीं है ना सिग्नम में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, जस्ट अ रिकॉल। इट डजंट मैटर कि आपको याद है कि नहीं है। याद है तो अच्छी बात है, यू कैन जस्ट रिलेट, ये तो पढ़ा हुआ, दैट्स इट। क्वेश्चन असली आगे है। एफ एक्स डिफाइन क्या है और जी एक्स डिफाइन क्या है? इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस ये क्या है? जिफ एक्स। जिफ एक्स याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देन एफ ऑफ जी एक्स इज, ट्राई करेंगे निकालना, कीजिए। आज बच्चे कम क्यों हैं? कुछ स्कूल की छुट्टी वुट्टी है, ऐसा कुछ है क्या? कहाँ लास्ट जाते? यहाँ? ओके ओके, ठीक है। तो मेरे से घूमने चले गए सब। अरे यार, मुझे भी चले जाना चाहिए। तो आप भी कुछ खास पढ़ने के मूड में होगे नहीं फिर आज। अगली क्लास क्या है? डाउट क्लास। व्हाट डू यू से? नहीं है, मतलब इट्स लाइक नहीं है। ओके, ठीक है। आई विल आल्सो कीप इट इजी आज के लिए। जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ना, छोड़ो आज के लिए, अगली बार देखते हैं। B, I think that is correct. हाँ। हुआ? देखिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए। एक, अगर आपको याद है, फ्रैक्शनल फंक्शन याद है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू हम लिखते थे जिफ ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, यहां पे मुझे ऑलरेडी, अगर मैं इसको LHS में ले जाऊं, x माइनस जिफ ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ये ऑलरेडी यहां पे बैठा हुआ है। देखिए, x माइनस जिफ ऑफ x, ये वाला। ठीक है, सो आई कैन राइट g ऑफ x एज 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी लिख सकता हूँ। आपको याद है जब हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कई बार होता है कि आपको जिफ परेशान करेगा तो आप उसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कीजिए। कई बार होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट परेशान करेगा तो जिफ में चेंज कर लीजिए। कई बार ऐसा अगर अटक जाते हो ना तो उल्टा भी करके देख सकते हैं कि जो परेशान करे दूसरे में चेंज करो, शायद सॉल्व हो जाए। तो ये एक वैसा ही सिनेरियो। ओके, अब मैंने gx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब मैं f ऑफ gx ढूंढने की कोशिश करता हूँ। f ऑफ gx मीन्स f की जगह क्या आएगा? 1 प्लस फ्रैक्शनल x। ठीक है, यहां पे x की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस फ्रैक्शनल x। यहां पे समझ आ गया? अच्छा, अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी वैल्यूज का रेंज पता है आप लोगों को, कहां से कहां तक जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है क्या? जैसे कि अगर ये मेरे पास नंबर है 2.39, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है?
क्या एग्जैक्टली जीरो को भी रीच करेगा? एग्जैक्टली जीरो रीच कर सकता है, जीरो से ही स्टार्ट होता है, जैसे 2.0 का जीरो ही से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट जीरो से स्टार्ट करेगा, खत्म कहाँ पे होगा? 1 से थोड़ा पीछे, क्योंकि 1 होते ही वो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा ना, 0.99999। बेसिकली पता नहीं एग्जैक्टली, वो अनडिफाइंड नंबर है, तो लेस देन 1 लिखेंगे, इक्वल टू 1 नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, आंसर जो भी आएगा, यानी ये वाला नंबर हमेशा 1 या उससे बड़ा ही होगा, राइट? इट वुड बी लाइक 1.9 या 1.2 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा, राइट? इसलिए हमेशा आंसर आएगा 1। डाउट नहीं समझ आया? आ गया सबको? ठीक, ओके। अब देखिए, अभी तक तो हमने फ्रैक्शनल फंक्शन का, कॉम्पोजिट फंक्शन का डायरेक्ट वो पढ़े थे कि f ऑफ gx कैसे है, f क्लियरली डिफाइंड था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, जहां पे f जो है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन डिफाइंड है, जैसे कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। फ्रॉम a टू b याद है अभी तक हम फंक्शंस जो पढ़े थे, ये a क्या होता है? डोमेन। b क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है, एंड g इज फ्रॉम b टू c। दूसरा फंक्शन g इट इज फ्रॉम b टू c, यानी डोमेन एंड कोडोमेन, डिफाइंड एज, अब fx का डेफिनेशन ये है, fx इक्वल टू 3x माइनस 1। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं ना, अभी तक हम फंक्शंस को डायरेक्टली डील क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में हम उसके डोमेन कोडोमेन के बारे में सोचते ही नहीं थे कि ऐसी भी कोई चीज होती भी है। डोमेन कोडोमेन, डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, रेंज मतलब क्या क्या आंसर आ सकता है, ये सब हमारे दिमाग में था ही नहीं पहले कभी। अब ये पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि हाँ, इस टाइप के फंक्शंस तो हमने कुछ सॉल्व किए हुए, कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका एक पीछे उसका डोमेन कोडोमेन होता है, वो हमने सोचा नहीं था। लेकिन अब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ये जो फंक्शन सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा ना, वो डिपेंड करेगा कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्या वो आंसर आपके कोडोमेन के बाहर का है या अंदर का है। ठीक है, उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सो फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका डोमेन कोडोमेन क्या डिफाइंड है। इसलिए कई बार आपने मुझे सुना होगा क्लास में पढ़ाते हुए, इसका डोमेन क्या डिफाइंड है ये तो बताओ पहले, क्योंकि मेरे माइंड में घुसा हुआ है कि यार डोमेन से आंसर इंपैक्ट होता है, स्पेशली मेंस के क्वेश्चन में। सीबीएसई के क्वेश्चन में मुझे दिखेगा नहीं, कभी कभी उसमें भी आता है। मेंस के क्वेश्चन में तो वो गेम ही खेलते हैं डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, आपके 3 आंसर आएंगे लेकिन वहां पे 2 ही प्रेजेंट होगा, फिर आपको लगेगा कुछ गलत कर लिया आपने सॉल्व, बट एक्चुअली गलत नहीं किया आपने, 3 सॉल्व किए, लेकिन हो सकता है वो 3 में से 2 ही डोमेन कोडोमेन के अंदर आता है, एक तो कोडोमेन के बाहर चला गया, इसलिए सिर्फ 2 आंसर है। ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट भी आप सोल्यूशन करते टाइम रखिए दिमाग में कि डोमेन कोडोमेन क्या डिफाइंड है। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस कॉन्सेप्ट, fx ये डिफाइंड है, gx इज इक्वल टू 3x डिफाइंड है। ठीक है, और इन्होंने ये डोमेन एंड कोडोमेन भी डिफाइन कर दिया, a ये सेट है, b ये सेट है, c ये सेट है। ठीक है, मतलब जब हम f फंक्शन a टू b डील करेंगे तो fx की x की वैल्यू क्या आ सकती है? डोमेन, x का डोमेन a ये है, तो x की वैल्यूज ये आ सकता है। ठीक है, और f का कोडोमेन क्या है? b, यानी आंसर सिर्फ ये आ सकते हैं, सारे आएंगे इनमें से जरूरी नहीं, बट जो भी आएगा इसमें होना चाहिए। और जो जो आंसर्स आएंगे, मान लीजिए 3 और 5 आंसर है, ये क्या कहलाएगा? रेंज। जो आंसर है वो रेंज कहलाता है। सिमिलरली जब फंक्शन g के साथ डील करें तो b मेरा डोमेन हो गया कि ये वैल्यूज डाल सकते हैं, और कोडोमेन क्या हो जाएगा? c, ये आंसर्स आ सकते हैं। समझ आ गया रेलेवेंस डोमेन एंड कोडोमेन का? अब ये सब डिफाइन कर रही है, देन g ऑफ f क्या क्या आंसर, g ऑफ f में क्या क्या आंसर आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इवन बिफोर स्टार्टिंग वी स्टार्ट सॉल्विंग g ऑफ fx। ठीक है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा g ऑफ fx में मैं अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, f फंक्शन में क्या क्या x वैल्यूज आ सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, f फंक्शन में क्या क्या x वैल्यूज आ सकते हैं विल डिपेंड ऑन इट्स डोमेन। डोमेन क्या डिफाइंड है? a में क्या क्या वैल्यूज है? 1 2 3, राइट? तो ये जो इन्होंने 3 खाने बना रखे हैं, ये इसलिए बना रखे कि एक में मैं 1 लिखूं, एक में 2 लिखूं, एक में 3 लिखूं। ठीक है, ये समझ आ गया? चलो सबसे पहले मैं 1 ले लेता हूं, तो g ऑफ
f1 हो गया। अच्छा, g ऑफ f1 मतलब मैं x की जगह 1 की वैल्यू पुट करूंगा, जो भी फंक्शन का डेफिनेशन है। फंक्शन का डेफिनेशन है 3x माइनस 1, तो x की जगह 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ 2 हो जाएगा। f1 का आंसर 2 आ रहा है ना, इसको मैंने बस 2 से रिप्लेस किया यूजिंग द डेफिनेशन, x की जगह 1 पुट किया, हाँ या ना। बट क्या 2 आंसर एक्सेप्टेबल है, वो कैसे पता चलेगा, क्या 2 कोडोमेन में प्रेजेंट है, इज इट प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, सो इट इज एन एक्सेप्टेबल आंसर। अब ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि 2 आगे बैठ के आगे चल रही, नहीं, देखो कि कोडोमेन में है कि नहीं है, तो ही आगे बढ़ो। अब 2 एक्सेप्टेबल आंसर है फॉर f। अब हम g2 निकालेंगे, क्या g2 का 2 एक एक्सेप्टेबल इनपुट है, वो डिपेंड करेगा क्या g2 के डोमेन में प्रेजेंट है 2, हाँ प्रेजेंट है, तो एक्सेप्टेबल इनपुट है। तो अब मैं g2 निकालूंगा, तो gx डिफाइंड है, gx इज 3x, तो g2 हो जाएगा 6। अब क्या 6 एक्सेप्टेबल आंसर है, इट विल डिपेंड कि g का कोडोमेन c, इसमें 6 प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, तो दिस इज एन एक्सेप्टेबल आंसर। समझ आया how you have to keep in mind domain and codomain, why it is so important। ठीक है, चलो अगला निकालते हैं, g of f of 2। ठीक है, f of 2, क्या फंक्शन f में मैं 2 वैल्यू डाल सकता हूँ, डोमेन में प्रेजेंट है, हाँ डाल सकता हूँ। 2 वैल्यू डाला तो इस पे आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5। क्या 5 एक एक्सेप्टेबल आंसर है, कोडोमेन में प्रेजेंट है, तो 5 एक एक्सेप्टेबल आंसर है, g ऑफ 5 में निकाल सकते हैं। क्या 5 एक एक्सेप्टेबल इनपुट है g के लिए, b में प्रेजेंट है, g के डोमेन में प्रेजेंट है 5, तो एक्सेप्टेबल इनपुट है। आंसर डाला 5 मैंने g के डेफिनेशन में, तो 5 इंटू 3 15 हो गया। क्या 15 प्रेजेंट है g के कोडोमेन में, प्रेजेंट है, तो इसका 15 एक्सेप्टेबल आंसर हो गया। ठीक है, 15 g ऑफ f3। अब मैं g ऑफ f3 निकालता हूं, 3 एक एक्सेप्टेबल इनपुट है, आंसर यहाँ पे 3 डाला तो आया 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8, 8 प्रेजेंट है, यानी एक एक्सेप्टेबल आउटपुट भी हो गया f के लिए। ठीक है, क्या 8 एक एक्सेप्टेबल इनपुट है g के लिए, है, आंसर क्या आएगा, 8 डालने पे 24 24, क्या ये एक एक्सेप्टेबल आउटपुट है 24। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, जब आप GOF करेंगे ना, तो बीच का जो सेट है B और ये B, ये रेलेवेंस ही नहीं है, इसका रेलेवेंस नहीं है। G ऑफ F का डोमेन ये हो जाएगा और कोडोमेन ये हो जाएगा सीधे, क्योंकि G का जो आंसर B में बैठा है, यानी F का जो एक्सेप्टेबल आउटपुट B में बैठा है, वो G का एक्सेप्टेबल इनपुट हो रहा है, तो एनीवेज होगा ना, तभी तो एक्सेप्टेबल आउटपुट मैंने पहले एग्री किया था कि हाँ ये एक्सेप्टेबल आउटपुट है, और इसी सेम को हम एज अ डोमेन भी यूज करें ना G के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल इनपुट भी होगा, तो प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन वाला सेट है ना, जो एक का कोडोमेन है और दूसरे का डोमेन है, दैट बिकम्स इररिलेवेंट। ठीक है, तो GOF का डोमेन 1 2 3 होगा, कोडोमेन 2 6, सिर्फ GOF का। f ऑफ g का क्या हो जाएगा, f ऑफ g के केस में ये डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा, उल्टा। नहीं समझ आया तो बोलो नहीं समझ आया। अच्छा, g ऑफ f का ये डोमेन है, वो कोडोमेन है, ये समझ आया, बस ठीक। f ऑफ g अगर आप करोगे तो आपको वो भी समझ आएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, सेम चीज रिपीट करना उल्टा करके बस। ठीक है, ओके। अरे यार, चलो करते हैं। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, ध्यान दीजिए। fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x है, ये मॉड व्हेन x इज लेस देन -1, इट इज इक्वल टू जिफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। समझ आया फंक्शन, where this denotes GIF, then find the value of f of -2.3। यहाँ पे दो फंक्शन है नहीं, सिंगल फंक्शन में ही हम कॉम्पोजिट बना रहे हैं, बना सकते कि नहीं सिंगल फंक्शन में कॉम्पोजिट। ठीक है, तो सिंगल फंक्शन में ही हम कॉम्पोजिट बना रहे हैं, तो f of 2.3 बनाएंगे। और ये जो बाहर ये कर्ली ब्रेसेस है ना, दिस इज नॉट
फ्रैक्शनल पार्ट वो सेकेंड ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट नॉर्मल रखा है, सेकेंड को कर्ली रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट से कंफ्यूज मत कीजिए। Yep. हुआ 3 आया। सबसे पहले अंदर को सॉल्व करते हैं। f ऑफ -2/3 2.3 कौन सा लेंगे? क्या -2.3 -1 से छोटा है या बड़ा है? -1 से छोटा है, यानी ये वाला डेफिनेशन पिक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ -2.3, तो 1 प्लस 2.3 यानी 3.3 हो गया, राइट। सो इसका वैल्यू हो गया f ऑफ 3.3। ये स्टेप समझ आया? ओके, अभी 3.3 -1 से बड़ा है, जिफ का डेफिनेशन यूज करेंगे तो f ऑफ 3.3 वुड बी 3। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। देखिए ये क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, नया कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, फिर रिमेंबर डिटर्मिनेंट्स में, कि जहां पे ऐसे बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज निकालने होते थे, डिटर्मिनेंट रेज़ टू द पावर 3033, 2022, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो हम क्या करते थे, पैटर्न ढूंढते थे और एंड का वैल्यू निकाल देते थे, 2-3 निकाल के। सेम इसमें होगा कि f ऑफ x निकालेंगे, फिर f ऑफ fx निकालेंगे, ऐसे करते करते एक पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, तो f ऑफ 2009 भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं मेंस में, वो चाहते हैं आप ऐसे बड़े बड़े नंबर देख के कि घबरा जाओ, बट वो सिंपल क्वेश्चन होंगे पैटर्न के। पैटर्न आइडेंटिफाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। सो बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स, लेट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है। लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x - 5 on x - 3।
फंक्शन तो इजी है, फंक्शन तो समझने में दिक्कत नहीं है। x नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। f टू द पावर kx, f टू द पावर kx, ये जो है इट डिनोट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ f विद इटसेल्फ टेकन k टाइम्स। इस लाइन का मतलब समझ आया? मतलब f टू द पावर 2x का मतलब होगा f ऑफ fx, ठीक है। f टू द पावर 3x का मतलब होगा f ऑफ fx, दैट्स व्हाट इट मींस। तो k मतलब क्या होगा? k टाइम्स ही रिपीट होगा, ठीक है। ये समझ आया सबको? आई f ऑफ 3x इज f ऑफ fx, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? मतलब सारे करेक्ट होंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए, f ऑफ 2009, f ऑफ 2009 सब में निकालना पड़ा, बस x की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, 2010, 2011, 2012, 2009। तो f ऑफ 2009 तो निकालना ही है हमें, उसके बाद अलग अलग x के वैल्यूज के क्या आंसर आ रहा है वो फाइंड आउट करना है, जो गलत होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो f ऑफ 2000 निकाले, 2009 आई एम सॉरी। तो क्या करते हैं? पहला स्टेप पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो f ऑफ 2x निकालते हैं, दैट इज f ऑफ x, सो इट इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा चलो पहले मैं ये लिख देता हूं, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, fx की जगह x, ये fx की वैल्यू डाल दी, ठीक है। यहां तक समझ आया? अगला स्टेप क्या होगा? इस वैल्यू को अब मैं x की जगह डाल दूंगा, समझ आ रहा है? यानी कैसा दिखेगा ये? x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 माइनस 3। समझ आई ये स्टेप? x की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, ये वाली, That's how it is f of fx। अब इसको सॉल्व तो कर लेंगे आप, इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, तो मैं आंसर देख के डायरेक्ट लिख लेता हूँ टू सेव टाइम। टू एक्स माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, इसका आंसर आएगा 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। देखो कोई पैटर्न नहीं है वहां पे, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, देयर इज नो पैटर्न। मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? f ऑफ 3x, वो क्या होगा? f ऑफ fx। मतलब अब आप ना 3 बार मत कीजिए, अब आप क्या कीजिए? f ऑफ f2x निकाल दीजिए, 2 तो डाल के आपने कर ही दिया ना, उसमें एक और fx डाल दीजिए बस। तो अब क्या करेंगे ना, ये जो f ऑफ 2x निकाला है उसमें बस x को वो कीजिए, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 रिप्लेस कीजिए, माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 माइनस 2, f ऑफ 3x। समझ आया मैंने क्या किया? f ऑफ x नहीं निकाला मैंने अलग से, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, उसमें बस मैंने एक और फंक्शन f ऐड किया है, तो f ऑफ 3x आ गई। f स्क्वायर से डालेंगे तो वो वाली वैल्यू उधर x की जगह डालनी चाहिए। इज इट? इसकी जगह क्या? ओह या दैट्स करेक्ट, यस। देखो फिर से शॉर्टकट करने का गलत नतीजा, f ऑफ f2x इज दिस फाइन, इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ f2x की जगह लिख दूंगा 2x माइनस 5 x माइनस 2, ठीक है। अब f ऑफ x क्या था? वो था, तो वहां पे x की जगह आ जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 5 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 3। ये समझ आया क्या किया मैंने? पहले मैंने उल्टा कर दिया था, ठीक है। f2x की इसकी वैल्यू डाल दी। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेता हूँ। माइनस, क्या मजाक है, माइनस 3x प्लस 5 अपॉन माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5 अपॉन माइनस x प्लस 1। अभी भी कुछ पैटर्न नहीं आया f ऑफ 3x तक, तो फिर अब आगे बढ़ते जाओ मजदूरों की तरफ। अब निकालिए f ऑफ 4x, दैट इज f ऑफ 3x,
यानी f ऑफ 3x की वैल्यू ये जो आई है, अब इसको यहाँ पे डाल दिया x की जगह, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो अब आंसर आ जाएगा आपका पैटर्न में, x आ जाएगा। सॉल्व करके कट कुटा के अब x बचेगा सिर्फ, समझ आया? तो इससे हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि जैसे ही हम 4th डिग्री पे जा रहे हैं तो वापस मेरा ओरिजिनल वो आ जा रहा है, नहीं 4th डिग्री पे नहीं, अगर f4x x आ रहा है तो f ऑफ 5x क्या आएगा? f ऑफ 5x होगा f ऑफ f4x, दैट इज f ऑफ x, फिर से ओरिजिनल आ गया, समझ आया? यानी 4th इटरेशन के बाद वो रिपीट होता जा रहा है। 4 करो तो 5th वाला आएगा, वो सेम ओरिजिनल आ रहा है, राइट? तो क्या मैं f ऑफ 2009 अगर निकालना चाहता हूं, क्या नहीं डिवाइडेड बाय 4 एंड गेट एन आइडिया कि कहां पे जाके x आ जाएगा। 2009 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2008 पे डिवाइड हो जाता है, राइट? सो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ 2008 x, 2009 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डू यू एग्री विद दिस? 2009 को लिखा f ऑफ 2008 x, एक स्टेप पीछे किया है। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, x, क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है 2008, राइट? तो इसकी वैल्यू अगर x हो गई तो ये बन जाएगा f ऑफ x। So f of 2009 x has become f of x, सेम हो गया ना? तो क्या मैं अब f of क्या निकालना है, पहला वाला 2009 x की वैल्यू 2009, तो f of 2009 निकाल सकता हूं। बेसिकली दिस इज f of 2009 of 2009, ऐसा होगा ये। सो दैट विल बिकम व्हाट, 2009 से 5 माइनस किया यानी 2004 इस डेफिनेशन से, डिवाइडेड बाय 2009 से 3 माइनस किया तो 2006। आपको ये स्टेप समझ आ रहा है? ये 2009 fx के बराबर कैसे हो गया? उसके बाद मैंने 2009 डाला ओरिजिनल डेफिनेशन में, क्योंकि f ऑफ 2009x इज द ओरिजिनल डेफिनेशन, उसी के बराबर आ गया। तो ये आ गया 2004 अपॉन 2006, तो ये हो गया 1002 अपॉन 1003, ठीक है। और इन्होंने क्या आंसर दिया है, 2009 ही दिया है बस, तो ये गलत है। तो हमारा पहला वाला ही आंसर हो गया। जब पहला वाला ही आंसर हो गया तो फिर क्या करना है, बाकी 3 करने हैं? नहीं करने मेंस में, क्योंकि मेंस में सिंगल करेक्ट आंसर ही होता है, मल्टीपल नहीं होता, ठीक है। पहला वाला अगर करेक्ट नहीं हो, गलत नहीं होता तो आपको अगले वाले में जाना था। जैसे ही आपको इनकरेक्ट मिल गया, मार्क इट एंड मूव अहेड, डोंट स्पेंड टाइम कि नहीं अपने कॉन्शियस को सांत्वना देने के लिए मैं सारे करूंगी या करूंगा, नहीं, आंसर आ गया, मूव अहेड, गॉट इट। अगर आप फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहते हो तो आप देखोगे 2010 डालोगे ना यहाँ पे, तो ये आएगा 2005 अपॉन 2007, ये मैच कर रहा है, 6 आ गया, ये मैच कर रहा है, ठीक है। 6 आ रहा है, फिर भी इनकरेक्ट है, दो इनकरेक्ट है। फिर अरे हाउ द हेल इज दिस हैपनिंग? इनका आंसर बी है, बट आई थिंक 2009 इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, क्योंकि आंसर 2004 अपॉन 2006 है। आई थिंक दिस इज अ मिसप्रिंट, यहाँ पे ना इन्होंने सेम प्रिंट कर दिया, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, ओके। ओ गॉड ना, छोड़ देते, मेरा भी मन नहीं कर रहा, आधे मन से कराऊंगा, बट ठीक है। एनीवेज आज जो हमने कॉम्पोजिट करा, आज समझ आया अभी का, ठीक है। तो अभी हम ऑब्वियसली छुट्टी के बाद मिलेंगे तो सब व्हाइट वॉश हो गया होगा, तो हाँ ओके। ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज करना है, लेकिन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये तो हम करके खत्म कर देंगे, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कीजिएगा क्योंकि इनवर्स में काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है। सो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जब हम वापस आएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, रिलेशंस एंड फंक्शन, क्विक रिवीजन 15 मिनट्स में करके देन विल कम एंड सेटल हियर।
उसके बाद बाकी के 2 टॉपिक्स भी खत्म कर लो, ठीक है? ओके देन, सी यू आफ्टर 2025, अगले साल मिलते हो।